हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव पे स्वागत है। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने जो आपके लैब असिस्टेंट वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो अपनी क्लासेज हुई थी उसमें भी हमने कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व किए। तो आज की क्लास में भी हमें जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है अलग अलग टॉपिक्स वहाँ से उठाए हुए मैंने, इकोलॉजी हो गया, ग्लैंड्स वाला हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट हो गया। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं, उन्हीं को आज हमें सोल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, घास के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। जो घास ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम होता है, घास के जो पारिस्थितिक तंत्र होगा, इकोसिस्टम होगा, उसमें जो संख्या का पिरामिड है वो किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का आकार उसका बनता है। देखो आपको ये तो पता ही होगा कि पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वहाँ के जैव भार, संख्या, जीवों की संख्या और ऊर्जा के हिसाब से बनाया जाता है। 3 प्रकार के होते हैं पिरामिड। चार्ल्स हिल्टन ने 1927 में इसके बारे में बताया था। पिरामिड है 3 प्रकार के होंगे, कौन कौन से? संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। तो यहाँ पे हमें देखा गया है कौन सा पारिस्थितिक तंत्र लिया है, घास का पारिस्थितिक तंत्र लिया है और उसके अंदर जो संख्या का पिरामिड है उसकी बात करें कि संख्या का पिरामिड है वो किस प्रकार का पिरामिड बनेगा, वो चीज़ हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमेशा सीधा, सेकंड है हमेशा उल्टा, थर्ड ऑप्शन है या तो सीधा या उल्टा, या और फोर्थ ऑप्शन है अनियमित। तो जो संख्या का पिरामिड है वो किस प्रकार का, देखो घास के मैदान है, घास होगी, ठीक है, घास को कौन खाएगा? मान लो बकरी खा रही घास को, या हिरण लेके चल लो, कौन खा रहा है? हिरण। हिरण को कौन खाएगा? शेर। हिरण को खा रहा है अपने पास शेर। ये हो गया अपना क्या, जो अपनी भोजन श्रृंखला है वो बन गई, ठीक है। तो जो घास है, अब पारिस्थितिक तंत्र में हम क्या देखते हैं कि किसकी संख्या, यहाँ पे संख्या का जो पिरामिड है वो बोला गया है। तो हम क्या बनाएंगे, अपना पिरामिड बनाएंगे। तो सबसे नीचे हम क्या लेते हैं, जो उत्पादक है वो लेते हैं। उत्पादक क्या है? घास है। और फिर उसके बाद क्या आएगा, जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आता है, तो वो क्या आ जाएगा? हिरण आ जाएगा। और फिर द्वितीयक जो उपभोक्ता है वो आएगा, तो उसमें क्या आ जाएगा? शेर आ जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आ जाएगा अपने पास? शेर आ जाएगा। तो अब हमें ये देखना है कि घास का पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हमें क्या देखनी, संख्या देखनी है यहाँ पे। तो घास ज़्यादा होगी या हिरण शेर ज़्यादा होंगे, तो हमें ऑब्वियसली पता है कि भाई क्या ज़्यादा रहेगा, घास ज़्यादा रहेगी वहाँ पे। तो कैसा जा रहा है पिरामिड? सीधा जा रहा है। पिरामिड है वो कैसा रहेगा? सीधा रहेगा। तो घास के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड पूछ ले तो क्या रहेगा? हमेशा सीधा पिरामिड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, समतापियों में तापमान नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है? जो समतापीय जीव होते हैं उनमें तापमान नियंत्रण केंद्र है वो पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, सेकंड है सेरिब्लम, थर्ड है सेरिब्रम और डी ऑप्शन है वो क्या है? अपना मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। ये चारों के चारों क्या है? अपने जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उसके हिस्से हैं। हाइपोथैलेमस, सेरिब्लम ये दोनों किसके पार्ट होते हैं? जो फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क होते हैं उसके पार्ट होते हैं। सेरिब्रम किसका पार्ट होगा? जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका पार्ट है। मेडुला ऑब्लिगेटा भी पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इनमें से कौन है जो तापमान केंद्र को नियंत्रित करता है? तो जो अपना हाइपोथैलेमस होता है, जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा? तापमान को नियंत्रित करेगा, अपनी शरीर की जो भावनाएं होती है उनको नियंत्रित करने का काम करता है, और इसके साथ ही और क्या करेगा? जो पीएच लेवल है अपने शरीर में उसको नियंत्रित करता है, और शरीर की सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस है वो ही करता है। तो अगर पूछ ले तापमान नियंत्रण कौन कर रहा है तो हाइपोथैलेमस करेगा, पीएच नियंत्रण कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। जो पीयूष ग्रंथि है या मास्टर ग्लैंड है उसको कौन नियंत्रित कर रहा है? तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है।
और अपनी जो शरीर की भावनाएं होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो अब अगर गलती से ब्रेकअप हो जाए किसी का तो ये मत बोलना दिल तोड़ दे, क्योंकि दिल नहीं टूटता है भाई, उसमें हड्डियां ही नहीं होती है। भावनाओं को कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस, तो उसके ऊपर इफेक्ट पहुंचता है अगर कोई हमें हर्ट करता है। तो हाइपोथैलेमस है यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नीचे जो पार्ट दे रखे सेरिब्लम है उसको क्या बोलते हैं, बुद्धि केंद्र बोला जाता है। शरीर कोई भी चीज़ हम नहीं सीख रहे हैं या कोई भाषा सीख रहे हैं, रंगों की पहचान कर रहे, दिशा दूरी ये सारी चीज़ें हम डिटरमाइन कर रहे, तो वो सब कौन करता है, सेरिब्लम करता है। सेरिब्रम है ये क्या करेगा, मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क इसको हम बोलते हैं। और ये जीवन का वृक्ष भी कहा जाता है, शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। मेडुला ऑब्लिगेटा ये क्या करेगा, अपना जो निद्रा चक्र है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अपना तापमान का पूछा गया, तो तापमान को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपोथैलेमस, ए ऑप्शन है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी इकोसिस्टम में पिरामिड जो उल्टा नहीं हो सकता वह पिरामिड है। जो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है, स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होगा, स्टेबल इकोसिस्टम है, उसके अंदर कौन सा पिरामिड है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, हमेशा अपराइट रहेगा, हमेशा कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, हम उल्टा कभी भी नहीं होगा। तो फर्स्ट है संख्या का, सेकंड है ऊर्जा का, थर्ड है जैव भार का, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा क्या रहता है, सीधा रहता है। क्यों रहता है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा, तो एक नियम दिया था 10% ऊर्जा का स्थानांतरण नियम। किसने दिया था, लिंडमैन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। उसमें क्या बताया था कि भाई जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो वो एक स्तर से दूसरे स्तर पे, मतलब उत्पादक से उपभोक्ता के पास जाएगी, तो कितनी जाएगी, इसका 10%। देखो सन से जो सनलाइट आ रही है, सन से जो सनलाइट आती है उसका सिर्फ 1% हिस्सा है, वो कौन, जो उत्पादक है, मतलब पेड़ पौधे, वो उसका यूज कर पाते हैं। अब इसके पास 100% ऊर्जा है, पौधे के पास कितनी है, 100% ऊर्जा है। अब ये जब पौधे को कोई उपभोक्ता खाएगा, मान लो पौधे को हिरण खा रहा है, तो हिरण खाएगा तो इस 100 का 10% किसके पास जाएगा, हिरण के पास जाएगा। यहाँ पे 10% एनर्जी आई। अब इसको शेर खा रहा है तो यहाँ पर कितना जाएगा, इस 10 का 10% जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा है वो कभी भी ऊपर से नीचे तो आ ही नहीं सकती, उपभोक्ता के पास तो ऊर्जा जाए कहाँ रही से, उत्पादक से जा रही है, तो उत्पादक से उपभोक्ता के पास जा रही, उपभोक्ता से उत्पादक के पास ऊर्जा कभी आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होगा, कैसा रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। उत्पादक से उपभोक्ता के पास ऊर्जा है वो स्थानांतरित होती है। तो यहाँ पे बोला गया कि कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होगा, तो कौन सा पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड है वो कभी भी उल्टा नहीं होता है। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सम्मिलित कीजिए, 2 कॉलम दे रखे हैं और हमें इनका मिलान करना है। तो सबसे पहले FSH, सेकेंड है LH, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। देखो जो सबसे इजीएस्ट है वो लेके चलते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या करता है, जो स्त्रियों में, मादा के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है वो एस्ट्रोजन के स्रावित होने पर, जब अपनी यौवन अवस्था प्रारंभ होती है तो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्रावित होता है, और उसकी वजह से द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो क्या होते हैं, मतलब उनकी उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। जब 11 से 13 की उम्र होती है लड़की की, तो उस टाइम पे ये हार्मोन स्रावित होगा और उसके बाद उसके अंदर सारे के सारे बदलाव आते हैं। तो एस्ट्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, स्त्री में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, जो प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम वाल होती है, जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम वाल होती है, उसको इम्प्लांटेशन, जो युग्मनज बना है वो आके वहाँ पे अंतरोपित हो जाए, उसका अंतरोपण हो जाए किसके अंदर, गर्भाशय में, तो उसमें ये सहायता करता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम वाल है उसको इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है, अंतरोपण के लिए तैयार करता है।
LH हार्मोन है वो क्या करता है, तो LH हार्मोन है कॉर्पस लुटियम का विकास करते हैं, जो कि आवर्त चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। FSH ये क्या करता है, FSH ग्राफीन पुटिकाओं का विकास करता है, जो ग्राफीन फॉलिक्यूल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट ये करने का काम करता है। अब देखो फर्स्ट मैच कर रहा है किससे, फिफ्थ से, तो फर्स्ट ए है वो पांचवे से मैच कर रहा है, तो ए के अंदर पांचवे से मैच कर रहा है और डी के अंदर, बाकी तो ऑप्शन तीनों गलत ही हो गए। सेकंड है वो किससे मैच कर रहा है, फोर्थ से मैच कर रहा है। अब देखो बी है वो फोर्थ से, बी है फोर्थ से कौन से मैच कर रहा है, ए ऑप्शन में कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बी है वो फर्स्ट से कर रखा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये तो जैसे गलत थे क्योंकि ए है वो फोर्थ से मैच कर रखा है इन्होंने, तो अपने पास ए ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि FSH है वो ग्राफीन पुटिकाओं का विकास करेगा, LH है वो कॉर्पस लुटियम का विकास करेगा, प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम वॉल को तैयार करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन है वो स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति करने में सहायक होते हैं। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है, जो वन पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड कैसा रहेगा, कैसा रहेगा वो चीज बताने, तो सीधा रहेगा, उल्टा रहेगा, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो वन पारिस्थितिकी जो वन है, पेड़ लेंगे, पेड़ को कौन खाएगा, कोई शाकाहारी खाएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया हिरण, और हिरण को कौन खाएगा, कोई मांसाहारी जीव खाएगा, तो यहाँ पे ले लिया हमने शेर। अब ये बताओ शेर की संख्या ज्यादा रहेगी, शेर की संख्या ज्यादा रहेगी या पेड़ों की संख्या ज्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली पेड़ों की संख्या ज्यादा रहेगी। वन में जंगल में पेड़ों की संख्या वो ज्यादा रहेगी और जो शेर है उनकी संख्या क्या रहेगी, कम रहेगी। तो पिरामिड कैसा हुआ हमारा, सीधा हुआ, पिरामिड कैसा हुआ, सीधा हुआ। तो ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो कैसा रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा, अपराइट रहेगा। ए ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लूकागोन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, जो ग्लूकागोन हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है वो चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी, सेकंड है एड्रिनल, थर्ड है लैंगरहैंस की द्वीप समूह की बीटा कोशिकाएं, और डी ऑप्शन है लैंगरहैंस द्वीप समूह की अल्फा कोशिकाएं। तो पिट्यूटरी है वो ग्लूकागोन को स्रावित नहीं करती है, GSH हो गया, FSH हो गया, इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, TSH हो गया, ये सारे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ये सारे के सारे कौन करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। एड्रेनलिन है वो, एड्रेनल ग्लैंड है वो क्या करेगी, एड्रेनलिन हार्मोन है वो स्रावित करती है, तो ये ऑप्शन भी गलत। थर्ड है लैंगरहैंस की द्वीप समूह की बीटा कोशिका, तो बीटा कोशिकाएं किसको स्रावित करती है, इंसुलिन को, किसको स्रावित करेगी, इंसुलिन। इंसुलिन को स्रावित करने का काम करता है कौन, जो बीटा कोशिकाएं होती है वो, किसकी बीटा कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, और लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस में होती है, जो अपनी अग्नाशय होती है उसके अंदर होती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ये भी बीटा कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन को करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अपने पास बच गया कौन, लैंगरहैंस की अल्फा कोशिकाएं। तो लैंगरहैंस की जो अल्फा कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, ग्लूकागोन हार्मोन है उसको स्रावित करने का काम करेंगी। जो लैंगरहैंस की द्वीप है वो किससे बना होता है, मतलब कितनी कोशिकाओं से बना होता है, तो 4 कोशिकाओं से बना होता है, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल, ठीक है, इन चारों से मिलकर बना होता है। तो ये चारों अलग अलग हार्मोन है वो स्रावित करती है। तो यहाँ पे हमसे ग्लूकागोन पूछा गया था, उसको कौन करेगी, अल्फा जो कोशिकाएं होती है वो स्रावित करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से वह कौन सा एक प्राणी है जो एक पारितंत्र के भीतर एक ही समय पे एक से अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकता है। कौन सा प्राणी है जो एक ही समय पे, मतलब सॉरी, एक पारितंत्र है, कोई भी एक पारितंत्र मान के चलो, उसमें बहुत सारे जगह से वो क्या ले सकता है, भोजन ले सकता है। बकरी, तो बकरी तो किससे लेगी, सिर्फ पौधों से लेगी। मेंढक
ये किस में आएगा, मेंढक किससे लेगा, जो इंसेक्ट वगैरह लार्वा वगैरह होते हैं उनको खाएगा। गौरैया है वो इन छोटे छोटे कीट होते हैं उनको खाएगी या फूलों का रस है वो चूसेगी। शेर है वो बहुत सारी जगहों से ले सकता है, वो प्राथमिक जो अपने उपभोक्ता होगा उससे भी लेगा, द्वितीयक उपभोक्ता होगा उससे भी लेगा, क्योंकि ये क्या है, मांसाहारी है, इस सबको खा सकता है। तो डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। दो पारिस्थितिकी तंत्र हैं, मान लो एक जल पारितंत्र है और एक कौन सा हो गया अपने पास थल पारितंत्र है। इन दोनों के बीच की जो ये जगह है इसको हम क्या बोलेंगे, इस चीज को क्या बोला जाता है? तो पारिस्थितिक प्रवणता बोलेंगे या इकोटोन बोलेंगे, इकेड बोलेंगे या रोधिका। तो क्या बोला जाता है, इसको इकोटोन बोला जाता है। और इकोटोन में जैव विविधता है वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें दोनों तरह की प्रजातियां पाएंगी, जो जल पारिस्थितिक में है और स्थल पारिस्थितिक, दोनों तरह की प्रजातियां है वो वहाँ पे पाई जाती है। तो जहाँ भी दो पारिस्थितिक तंत्र हैं उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र होगा, वहाँ पर क्या होगा, जो जैव विविधता है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। और उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो उस क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जब एक समय व्यक्ति क्रोधित है तथा लड़ना चाहता है तो वह कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? याद रखो, कौन से हार्मोन को हम करो या मरो हार्मोन बोलते हैं, या इमरजेंसी जो हार्मोन है वो कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, याद करो उस हार्मोन को कि क्रोधित व्यक्ति लड़ना चाहता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन, एंड्रोजन, कोर्टिकोस्टेरॉन और ग्लूकोकोर्टिकोसाइड्स, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो रिलीज होगा? तो जब हमें क्रोध आता है, मतलब या तो हम डर रहे हैं एकदम से, या फिर जो हमारा ये मान के चलो कि हमें एकदम से गुस्सा आ रहा है, हम कुछ करना चाह रहे हैं, एकदम से अंदर से एक डर पैदा हो रहा है और उस चीज़ के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, तो उस टाइम पे कौन सा ग्रंथि है वो एक्टिवेट हो जाती है? तो जो अधिवर्क ग्रंथि होती है, एड्रेनलिन ग्रंथि होती है, वो क्या होती है, अपना हार्मोन सीक्रेट करना शुरू कर देती है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन वो स्रावित करती है। इस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन, संकट का काल हार्मोन या फिर करो या मरो हार्मोन कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम और फॉस्फोरस के उपापचय के नियमन करके, नियमन किसके द्वारा होता है, कौन से हार्मोन के द्वारा होता है ये बताना है। कैल्शियम और फॉस्फोरस की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है वो बताना है। थायराइड के द्वारा या पैराथायराइड के द्वारा, या फिर पैराथायराइड और थायराइड दोनों, थाइमस के द्वारा या अग्नाशय के द्वारा। तो देखो, जो पैराथायराइड हार्मोन अपनी, तो वो दो हार्मोन निकालती, सॉरी थायराइड ग्रंथि है वो दो हार्मोन निकालती है, आउटो ग्रंथि भी कहा जाता है। तो ये दो हार्मोन निकालेगी, कौन से? एक तो थायरोक्सिन हार्मोन निकालती है और एक थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती है। और पैराथायराइड है, ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकालती है। तो जो थायराइड से थायरोकैल्सिटोनिन TCH, जो TCH निकल रहा है, ये तो क्या करता है, जो कैल्शियम और फॉस्फोरस की अमाउंट बढ़ रही है शरीर में को कम करने का काम करता है। और जो थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड से थायरोक्सिन है वो निकल रहा है, वो क्या करता है, तो वो करता है कि अगर उसकी अमाउंट कम हो रही है तो उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो अब अगर किसी चीज़ की शरीर में कमी हो जाए तो भी वो नुकसानदायक होती है, अगर किसी चीज़ की शरीर में अधिकता हो जाए, बढ़ जाए उसकी मात्रा, तो भी क्या होते हैं, वो नुकसानदायक होती है। तो पैराथायराइड तो उसकी संख्या बढ़ा रही है, थायराइड है वो उसकी संख्या घटा रही है, मतलब उसको नियंत्रित करने का काम दोनों ही कर रही है। तो अपना बी ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना, जो विटामिन डी होता है वो भी हमारे शरीर में किसकी, कैल्शियम की जो मात्रा है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कौन सा हार्मोन है, सॉरी कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करेगा, तो कौन सा डी विटामिन है वो करता है। और कौन से हार्मोन की जो
काम उसको उसके नियंत्रण में सहायता करेगा। तो थायराइड से TCH हार्मोन निकल रहा है उसमें सहायता करते हैं, क्योंकि यही क्या कर रहा है, उसकी मात्रा को घटाएगा और पैराथायराइड वो घटाएगा। तो दोनों ग्रंथियां हैं, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकालेगी पैराथायराइड और थायराइड निकालेगी TCH। ये दोनों के दोनों क्या करें, कैल्शियम और फॉस्फोरस के उपापचय में क्या करेंगे, ये नियमन करने का, नियंत्रण करने का काम करते हैं। सेकंड ऑप्शन अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक स्थायी एवं विशाल पारितंत्र कौन सा है? कौन सा पारितंत्र है जो स्थायी भी है और विशाल भी, बड़ा भी है और स्थायी भी? कौन सा होगा? पर्वत होगा, मरुस्थल होगा, वन होगा या महासागर होगा? तो जो महासागर होता है वो स्थायी इकोसिस्टम भी है और विशाल बड़ा इकोसिस्टम भी, बड़ा पारितंत्र भी है और स्थायी भी होता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द इकोसिस्टम सर्वप्रथम दिया गया था। जो इकोसिस्टम शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था? वीवर, कैलेमेंटस ने, एजी टेंसले ने, इपियोडम ने या उपयुक्त सभी के द्वारा? तो देखो, जो एजी टेंसले थे इन्होंने 1735 में जो शब्द इकोसिस्टम है वो दिया था। जो एजी टेंसले इन्होंने 1735 में इकोसिस्टम शब्द है वो सबसे पहले दिया था। तो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन भावनात्मक अवस्था जैसे भय, क्रोध, दर्द, रक्तदाब, हृदय संपंदन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन है जो हमें डर लग रहा है, गुस्सा आ रहा है, दर्द हो रहा है या अपना ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है, उसके अंदर उसके लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा हार्मोन रहेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन। तो इंसुलिन नहीं होता। इंसुलिन तो क्या करता है, ग्लूकोज का जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये प्रेगनेंसी के टाइम काम करता है। थायरोक्सिन हार्मोन है, ये क्या थायराइड ग्रंथि रिलीज करेगी और आयोडीन की मात्रा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बच गया कौन? एड्रेनलिन। ये हार्मोन है, ये क्या काम करता है, जो अपनी भावनाओं की अवस्था उसको अगर उनमें वृद्धि हो रही है तो उसके लिए ये उत्तरदायी होता है। और पीछे भी इसको बताया कौन, जो अधिवर्क ग्रंथि होती है या फिर हम ये बोल सकते हैं एड्रेनल ग्रंथि है, वो इसको रिलीज करती है। इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉलम दे रखे और इनको हमें क्या करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रेनलिन। एड्रेनल हार्मोन कब निकलेगा? जब अगर हमें बहुत गुस्सा आ रहा हो, डर लग रहा हो या खतरा हो, उस टाइम पे रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन किस में स्रावित होता है? मादा में स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करेगा, ग्लूकोज का डाइजेशन करेगा। और फेरोमोन से यह क्या करता है, सुगंध से संवेदनाओं को साथी में आकर्षित। ये मेनली किस में, पशुओं में ज़्यादा रिलीज होता है। ये जो जानवर होते हैं उनके अंदर ज़्यादा रिलीज होता है फेरोमोन्स। ठीक है, तो अब इसको मिला लो कि ए का फर्स्ट है यहाँ पे, बी का थर्ड, सी का फोर इधर, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे सी का 2 दे रखा है, सी का 4 और डी का 2। तो अपना जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो एड्रेनलिन है वो कब रिलीज होगा, जब कोई भी भावनात्मक वो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है, गुस्सा आ रही है, एकदम से डर गए या खतरा महसूस हो रहा है, उस टाइम पे ये रिलीज होता है। एस्ट्रोजन फीमेल्स में रिलीज होगा, इंसुलिन ग्लूकोज के डाइजेशन में हेल्प करता है, फेरोमोन्स वो एनिमल्स में रिलीज होता है, और सुगंध से अपनी संवेदनाओं के द्वारा अपना जो भी पार्टनर होगा उसको अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो सी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन चक्कर में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? नाइट्रोजन चक्कर होता है, अलग अलग चक्कर पड़ते हैं, नाइट्रोजन चक्कर, कार्बन चक्कर, ऑक्सीजन चक्कर, इसके अलावा फास्फोरस चक्कर, सल्फर चक्कर। तो उसमें से जो उस नाइट्रोजन चक्कर है उसमें कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा जीवाणु जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाता है? अपने एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है और उसी के अंदर, उसी के चक्कर में कौन सा बैक्टीरिया है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो बताना है। तो राइजोपास,
नाइट्रोबैक्टर, म्यूकर या सभी हरे शैवाल। तो जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, ये नाइट्रोजन साइकिल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लैंगरहैंस द्वीप समूह में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? लैंगरहैंस द्वीप समूह में कितने प्रकार की, 1, 2, 3 या फिर 4? ये पीछे भी समझाया था कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है। 4 कौन कौन सी? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा और एफ। ये सारी की सारी सेल्स है वो पाई जाती है किसके अंदर? लैंगरहैंस की द्वीप समूह में। और ये लैंगरहैंस का द्वीप समूह किसका पार्ट है? जो अपनी अग्नाशय ग्रंथि होती है उसका ये हिस्सा होता है। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन किसके द्वारा होगा? बाइल रस के द्वारा, पेनक्रियास रस के द्वारा, गैस्ट्रिक रस के द्वारा या उपयुक्त सभी? तो बाइल रस है वो किसी का पाचन पूछा है, यहाँ पे पाइसीकरण नहीं पूछा। तो बाइल रस है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, वो पाचन नहीं करता है। पेनक्रियास रस, गैस्ट्रिक रस है ये पेट में स्रावित होता है। और वसा है ये छोटी आंत में इसका पाचन होता है, तो ये भी नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं। तो पेनक्रियास के अंदर जो कौन सा एंजाइम, जो लाइपेज एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम है, ये क्या करता है? जो अपने पेनक्रियाज से रिलीज होगा, पेनक्रेटिक जूस में पाया जाएगा और ये क्या करेगा? वसा का पाचन करने में काम कर। तो अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि पेनक्रियास रस के अंदर क्या रहता है? लाइपेज। अग्नाशय रस में लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो कि वसा का पाचन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अपने पास अग्नाशय रस होता है। अग्नाशय रस में होता है कौन कौन से एंजाइम पाए जाएंगे अग्नाशय रस में? तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, ये एंजाइम पाए जाएंगे क्या? या फिर पेप्सिन, पेप्सिन आ गया ये गलत है, यहाँ पे माल्टेज आ गया ये गलत है। थर्ड में यहाँ भी पेप्सिन आ रहा है तो ये भी नहीं, क्योंकि पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? पेट में, जो अपना जठर होता है, अमाशय होता है, उसमें रिलीज होता है। बच गया कौन? सी ऑप्शन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, अमाइलेज और लाइपेज, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? जो अग्नाशय रस होता है उसमें ये पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन है अपना वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अग्नाशय रस का पीएच होता है। तो अग्नाशय रस का पीएच कितना होगा? 6.4 होगा, 8.4 होगा, 12 होगा या 7 होगा? तो हमें पता है अग्नाशय रस है उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। तो क्षारीय प्रवृत्ति में उसका पीएच कितना होता है? 8.4 होता है। अग्नाशय रस का जो पीएच होता है वो कितना होगा? 8.4 रहेगा। बी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्ताशय को काटकर यदि निकाल दिया जाए तो मनुष्य में क्या होगा? अगर जो पित्ताशय गाल ब्लैडर होता है उसको काटकर अलग कर दिया जाए शरीर से तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वसा के पाचन में अनियमितता होगी, सेकंड है आंत्र में अम्लता की वृद्धि होगी, या पीलिया हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो देखो जो पित्ताशय है उसमें क्या बनता है? पित्तरस। पित्ताशय के अंदर क्या बनता है? पित्तरस। और ये पित्तरस क्या करता है? जो वसा होता है उसका पेयासीकरण करता है। वसा का पेयासीकरण, वसा का पेयासीकरण फैट एमल्सिफिकेशन के लिए ये काम करता है। डाइजेशन नहीं कर रहा, पेयासीकरण कर रहा है, मतलब वसा है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, जटिल फॉर्म में, उसको तोड़ने का काम कौन कर रहा है? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे जो बाइल जूस होता है, पित्तरस होता है, वो काम करता है। और जब उसका अमल्सिफिकेशन हो जाता है, पेयासीकरण हो जाता है, उसके बाद लाइपेज एंजाइम उस पर काम करता है और उसको किस में, जो वशीय अम्ल है उसमें बदलने का काम करता है। तो अगर हम पित्ताशय को काटकर अलग करें तो पित्तरस का संग्रहण है वो नहीं होगा, और वसा का जो पेयासीकरण है, अमल्सिफिकेशन है, वो भी नहीं होगा। तो क्या होगा? वसा का पाचन नहीं होगा। तो ए ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि वसा के पाचन में अनियमितता होगी, अच्छे से उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर पाता। ए ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास,
मनुष्य में सेलुलोज का पाचन होता है। मनुष्य में सेलुलोज का पाचन कहाँ होता है? सीकम में, कोलोन में, अपेंडिक्स में पाचन नहीं होता है। तो नॉर्मली तो वसा जो सेलुलोज है उसका पाचन है वो मानव में नहीं होता है, क्योंकि पहले के टाइम अपेंडिक्स काम करती थी, उस टाइम पे सेलुलोज का पाचन होता था। लेकिन आज के टाइम अपेंडिक्स से वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह काम होती है, तो जो सेलुलोज उसका पाचन नहीं होता। कुछ हद तक किस में होता है? कोलोन में होता है, कुछ हद तक कोलोन में होता है। लेकिन हम यहाँ पे डी ऑप्शन को ही राइट लेके चलेंगे कि जो मनुष्य में सेलुलोज का पाचन है वो नहीं होता है, क्योंकि अपेंडिक्स एज अ वेस्टिजियल ऑर्गन यहाँ पे काम करती है। नेक्स्ट है, मैच करने हार्मोन दे रखे हैं और कहाँ से क्या काम कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है, वो चीज़ बताने। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को कौन रिलीज करती है? लैंगरहैंस के द्वीप समूह की गामा कोशिकाएं। मेलाटोनिन को कौन रिलीज करती है? पीनियल ग्रंथि। कौन रिलीज करती है? पीनियल ग्रंथि। ओ आर नहीं आएगा, ये ए आएगा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन है, एल्डो कहाँ गया? ए का 5 का फर्स्ट। एल्डोस्टेरोन है वो क्या करेगा? तो एल्डोस्टेरोन है वो अपने पास जो एड्रेनलिन कोर्टेक्स इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। प्रोजेस्टेरोन है ये क्या करेगा? कॉर्पस रुको ए का 5 डी का 2, हाँ, कॉर्पस लुटियम। और एचसीजी हार्मोन है ये किसके द्वारा? जो प्लेसेंटा जो होते हैं उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इसको प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन भी कहते हैं। तो सोमेटोस्टेटिन क्या कर लैंगरहैंस के द्वीप समूह से, मेलाटोनिन पीलियन ग्रंथि, एल्डोस्टेरोन कहाँ से हो रहा है? एड्रेनल कोर्टेक्स, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लुटियम, एचसीजी प्लेसेंटा। तो देखो अब मैच करो, ए का 5 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए। बी का फर्स्ट यहाँ है, यहाँ दोनों जगह बी का फर्स्ट है। सी का क्या आएगा अपने पास? 4, सी का 4। यहाँ पे सी का 6 है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे सी का 4 है, तो अपना यहीं से ऑप्शन अपने डिफ्रेंशिएट हो गए कि फोर्थ डी ऑप्शन है अपना, फोर्थ ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने कुछ एमसीक्यू थे किससे रिलेटेड? बायो के अलग अलग टॉपिक्स है वहाँ से उठाए थे। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखना। सिर्फ आपके पास कितना टाइम है? सिर्फ 1 दिन का टाइम है। बीच में 27 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो अच्छे से अपने सारी चीज़ों को रिवाइज करो। एमसीक्यू हैं वो ढंग से पढ़ो और ढंग से आप सोल्व करो उनको। इतना टाइम दे के ये मान के चलो कि कल का दिन है और वो भी आधे बच्चों का तो ट्रैवलिंग में ही चला जाएगा टाइमिंग। तो अच्छे से प्रिपरेशन करना। जिनका 27 का पेपर है उनको बेस्ट ऑफ लक। अपना अच्छे से पेपर करके आना ध्यान से। पहले वो क्वेश्चन करना जिन पे आपको पूरी तरह से श्योर है कि हाँ 100% इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, पहले वो सोल्व करने, क्योंकि पहले उस क्वेश्चन के चक्कर में बैठ गए जो आपको आते ही नहीं है तो फिर पूरा दिमाग खराब हो जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाओगे। पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने जो आपको अच्छे से आते हैं, वो क्वेश्चंस बाद में देखना जिनमें आपको थोड़ा बहुत डाउट है। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करने के जाना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।